हम लोगों ने अभी तक का फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन में क्या क्या पढ़ लेते हैं उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फोर्स की। फोर्स हमारा क्या है? फोर्स एक तरीके से कॉन्सेप्ट है जो हमारा बेस्ड होता है किस पे होता है। एक फैक्टर होता है पुश और दूसरा पुल। ये आप लोगों ने फील भी किया होगा कि जब हम किसी चीज को पुश करते हैं या पुल करते हैं खींचते हैं तो उसमें हमें फोर्स लगता है। जैसे मान लीजिए कि दरवाजा हमारा है, दरवाजे को खोलना बंद करना है ना। बैट बॉल खेलना है तो बैट से बॉल को मारना है। तो एवरीडे लाइफ में हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उन सब में हमारा हर जगह फोर्स लगता ही है। तभी हमारी बॉडी मूव होती है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो हमारा फोर्स क्या क्या कर सकता है, चीजें पहली बात आती है। तो क्या करेगा, चेंज करेगा मैग्नीट्यूड इसका, उसकी वेलोसिटी में पहली चीज। दूसरा क्या करेगा, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा ये हमारा। तो तीसरा क्या करेगा, चेंज करने की डायरेक्शन मतलब क्या हुआ कि या तो उसको स्पीड बढ़ा देगा जो मूव कर रहा है या तो उसको स्लो कर देगा। जैसे मान लो कोई गाड़ी चल रही है हमारी और 80 की स्पीड में चल रही है, हमने फोर्स लगाया, ब्रेक लगाया फोर्स द्वारा, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, 80 से उससे 60 40 स्पीड से कम होनी जाए। या फिर मान लीजिए कि हमारी गाड़ी कोई है 60 की स्पीड से चल रही है, साइकिल चल रही है 10 की स्पीड से, हमने उसको धक्का दे दिया तो हो सकता है स्पीड 10 की जगह 12 हो जाए। ठीक है। और उसके अलावा कहाँ पे हो सकता है, ये हमारा शेप और साइज हमारा उसका ऑब्जेक्ट का चेंज करेगा। जैसे कोई बैलून लीजिए, उसका फोर्स लगाइए, फिर क्या होगा, वो अपना साइज चेंज कर देगा। ठीक है। अब बात करते हैं बैलेंस और बैलेंस फोर्स की। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है, बैलेंस फोर्स हमारा वो होता है जब हम किसी ब्लॉक पर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा है, जैसे हमारी कोई दीवार है, कोई बड़ा पत्थर है, उसको हम दम लगाया, तो बहुत तेज से लगाया और मूव ना हो। तो मूव ना हो तो मतलब मूव क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको कोई फोर्स रजिस्ट कर रहा है। तो उस फोर्स यहाँ पे इस केस में देखा जाए तो सिंपली यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो इस टाइप से मान लो बच्चे फोर्स लगा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स हमारा है, अप्लाइड फोर्स है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे फ्रिक्शन फोर्स लग रहे हैं, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो हमारे ये जो ब्लॉक है वो कब तक उस पोजिशन में रहेगा जब तक कि हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो कम रहे, तो क्या तो बराबर है फ्रिक्शन फोर्स की। तो उस समय हमारा है नो मूव, नॉट मूव, यहाँ पे कोई मूवमेंट हमारा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हमारा अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स से, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ब्लॉक बिगिन हो जाएगा मूव करने के लिए। ब्लॉक की जो मूवमेंट है वो हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। जो पहले वाली कंडीशन है, ये वाली ब्लॉक नहीं मूव हो रहा है, मतलब उसे जो फोर्स बैलेंस कर रहा है तो इसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स हमारे यहाँ। और जब हमारा फोर्स हमने जो रेजिस्टेंस फोर्स है या फ्रिक्शन फोर्स है उससे से अधिक फोर्स लगा दी तो उसे बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स है। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल, हमारा ऑब्जेक्ट जब मूव करना स्टार्ट कर दे, बिगिन टू मूव, तो मतलब कि फोर्स हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो एफ ए, वो ज्यादा है। ज्यादा है तो किस डायरेक्शन में होगा, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में मूव हमारा होगा। ठीक। और जितना भी फोर्स लगाया, मान लो हमने 5 मीटर का फोर्स यहाँ लगाया है, 5 मीटर का, और इधर से फोर्स लग रहा है 2 मीटर का फ्रिक्शन फोर्स है, 3 न्यूटन की फोर्स हमारा फाइनली इस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। तो ये हमारा एफ नेट क्या हो जाएगा, फाइनली एफ ई माइनस एफ आर, अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है। अब हम देखते हैं क्या फर्स्ट ऑफ मोशन क्या। फर्स्ट ऑफ मोशन क्या हमारा बोलता है, कोई बॉडी हमारा रेस्ट पे है, या तो रेस्ट में है या तो मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही, कॉन्स्टेंट स्पीड से। कॉन्स्टेंट स्पीड से वो स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। दो चीजें हैं, अगर कोई हमारी बॉडी रेस्ट में है तो वो हमारी रेस्ट पे ही रहेगी, रेस्ट पे रहेगी। और जो कि मूव कर रही है, मूव कैसे कर रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में एक ही स्पीड से। कॉन्स्टेंट का क्या हो, एक ही स्पीड है। मान लो इसकी स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में चेंज ना हो तो उससे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट स्पीड है। तो फर्स्ट ऑफ मोशन क्या बोलता है कि जो बॉडी हमें रेस्ट पे मूव करे कांस्टेंट स्पीड से निश्चित है, तो वो उसी कंडीशन पे रहेगा, कब तक नहीं चेंज होगी, जब तक कि उस पर हम एक फोर्स न लगा दें। क्लियर है? ठीक है। अब एक बात है, जो भी हमारी बॉडी है वो हमेशा क्या करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा रजिस्ट कर सकते हैं
रजिस्ट करते हैं किसको, चेंज को, जो भी है। इसमें इन दिस स्टेट ऑफ मोशन मतलब क्या हुआ, जो रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे रहना चाहता है, और जो मूव कर रहा है वो हमेशा मूव करना चाहता है। मतलब वो रजिस्ट कर रहा है, कोई फोर्स ना है। अब हमने की कि हर एक बॉडी में रजिस्ट कर सकता है। मतलब अब यहाँ पे क्या अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट बात कीजिए, अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट क्या हुआ, कि जो ऑब्जेक्ट हमारा डिस्टर्ब नहीं, उसी जगह रुका हुआ है, मतलब रजिस्ट कर रहा है, तभी तो रुका हुआ है ना। तो जो हमारा रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट है, वो किस पोजिशन पे है, वो रेस्ट में रहेगा, जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा। ये फिर मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा सेम वेलोसिटी से। तो जो जिस कंडीशन में है उससे क्या बोलते हैं, उस चीज को बोलते हैं इनर्शिया। अब कुछ हमारा जो जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में रह रहा है, क्यों रह रहा है, क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो जनरली जिस हमारे कुर्सी है जिस जगह पर रखते हो उसको उस जगह पर रहेगी, ठीक? तो दूसरा एक मास है। अगर मान लो तुम कुछ करोगे, पेपर रख दोगे, पंखा चलाओगे, फिर उड़ जाएगा। तो पेपर तो उड़ गया क्योंकि उसको इतना मास नहीं कि उसको सस्टेन कर पाए। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो बॉडी जितना ज्यादा रजिस्ट करेगा उसका उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। तो ये क्यों होता है, मास के कारण। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस बॉडी का हमारा इनर्शिया ज्यादा होगा, उसी बॉडी का हमारा इनर्शिया ज्यादा होगा जिसका हमारा मास ज्यादा होगा। और इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जो बॉडी रेस्ट में वो रेस्ट में रहेगी, जो मोशन में हमेशा मूवमेंट मोशन में ही रहेगी, एट ए कांस्टेंट स्पीड इन स्ट्रेट लाइन। इसीलिए इसको बोलते हैं जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसलिए बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि उसको रजिस्ट करता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स हमारा अप्लाइड ना किया जाए, इस पे अप्लाई ना हो। ठीक है। अब बात करते हैं गैलीलियो। गैलीलियो में एक साइंटिस्ट थे, वो क्या बोलते हैं कि जैसे कोई हमारा बॉल है, रोल कर रहा है हमारा, तो ये अगर हम डाउन मोमेंट में आ रहे हैं, स्टेलर में आ रहे हैं, तो इसकी स्पीड हमारी बढ़ेगी। ऑब्वियस है कि अगर हमारा इस डायरेक्शन में चल रहा है और नीचे कोई छोड़ रहे हो स्केटिंग कर, तो इसकी हमारी स्पीड ज़्यादा होगी। एक्चुअल रीजन क्या है कि हमारा यहाँ जो फोर्स है, एक तरह फोर्स लग रहा है, इस मास के कारण, इसका हमारा जो ग्रेविटी के कारण इतनी फोर्स नीचे लगता है। एक फोर्स इधर है, एक फोर्स ये, तो कुल मिला के इसका फोर्स थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसकी स्पीड हमारी जो है ये बढ़ेगी, पॉजिटिव होगी इसकी। उसी प्रकार से जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर जाएगा इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी से जा रही है, और नीचे एक हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ये हमारा अपोज करेगा एक तरीके से। तो जो रिजल्टेंट हमारा फोर्स होगा वो थोड़ा सा हमारा कम हो जाएगा, यह जो है वेलोसिटी कम हो जाएगी। अब बात आ रही है कि यहाँ पे एक कंडीशन दिया है, ये तो हमें क्लियर होगा, सिंपल कंडीशन की बॉडी पर रखी है, ऊपर से स्टेप प्रोडक्शन में आ रही, कांस्टेंट स्पीड से आ रही कंडीशन है, कांस्टेंट स्पीड से आई है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, उसके बावजूद भी हमारा इसकी हमारी वेलोसिटी बढ़ेगी। नीचे अगर जा रही है, अगर ऊपर जाए तो उसकी स्पीड घटेगी। ठीक है। अब यहाँ पे हमें तो सिंगल इंक्लिनेशन बात होगी। अब हम बात करते हैं डबल इंक्लिनेशन की। तो यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, यहाँ मान लो कि एक मार्बल को हम रिलीज करते हैं लेफ्ट साइड से, मान लेते हैं यहाँ पे फिगर बनाते हैं, और दोनों कमरे, दोनों केस में हमारा क्या है, जो ऑब्जेक्ट जो हमारा है उसका जो इंक्लिनेशन है सेम है। तो ये क्या बोलते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट छोड़ते हैं तो वो हमारा इधर से मूव करेगा, नीचे आएगा, और फिर ये अगली बार इस जॉइंट है, तो ये होने के बाद ये ऊपर की बॉल जो हमारा बॉल है ये ऊपर जुड़ जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक जिसकी जो हाइट हमारी है, ये हाइट, इसको अटेंड न कर ले। जैसे ही जितना ये जो हाइट है, जब तक ये हमारा अचीव नहीं हो जाएगा तब तक ये बॉल हम ऊपर करेंगे। चूंकि एक डिस्टेंस हमारे दोनों से बराबर है, तो जितनी डिस्टेंस यहाँ कवर करेगा उतनी डिस्टेंस ये इधर भी कवर करेगा। तो यहाँ पे क्या बोला कि जब इक्वेशन हमारे दो प्लेन पे क्या है, इक्वल, लेफ्ट साइड और राइट साइड जब इक्वल हमारे हो तो वो सेम डिस्टेंस कवर करेगा। अब एक बात सोचो, ये हमारा इंक्लेशन ज़्यादा है, हमने इसका इंक्लेशन कम कर दिया, ऐसे कर दिया है। जब इसका इंक्लेशन कम कर दिया है तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या ट्राई करेगा कि हमको जिस हाइट थे उसी हाइट पहुंचना हो, तो वो हाइट पहुंचने के लिए इसको
डिस्टेंस ज़्यादा चलने की ब्रेक नहीं चलती पड़ेगी। बता दो इसके बाद क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ इसकी वजह से बाकी क्लियर है। सब क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे डिस्टेंस ये जो डिस्टेंस से कम है, ठीक। और राइट साइड में हमारा डिस्टेंस ज़्यादा है। डिस्टेंस ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि उसको इतनी की हाइट ही कवर करनी है। अगर इसको हाइट नहीं मिलेगी तो वो मूव करता रहेगा बॉल हमारी, ठीक है। अगर मान लो, अब एक बार बता दो, अगर इसके हमारी जो ये इंक्लिनेशन है हमने कम कर दिया है तो ये यहीं तक का है, तो ये तो हमेशा मूव करता रहेगा। अब थर्ड केस से हमारा क्या होता है कि जो इंक्लिनेशन हमने बिल्कुल कम कर दिया है, जैसे हमारे ये है बॉल यहाँ से हमारी चाह रही है, तो यहाँ पे हमारा जो इंक्लिनेशन है पूरा कम कर दिया है। तो ये बॉल हमेशा मूव करती रहेगी, कब तक मूव करते रहेगी? जब तक उसको वो हाइट मिल ना जाए, ठीक। तो यहाँ पे वो हाइट ऊपर जाएगा ही नहीं है क्योंकि क्योंकि इसे हमने जीरो कर दिया है। तो मतलब ये हमारा जो है बॉल इस किस्म क्या ट्रेवल करेगी फॉरवर्ड हमेशा के लिए। यहाँ हम देख लो रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, देखो ये बॉल है। पहला जो फिगर दिख रहा है ब्लैक कलर का, इसमें देखो अब ये साइड, ये जो लेंथ है ये वाली, ये ब्लैक कलर की, ये बराबर है। अब हमने इसका इन्फ्लेशन थोड़ा कम कर दिया है, पहले इतना ज्यादा था, थोड़ा ब्लू कलर देखो थोड़ा इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो गया है। उसमें हमारा क्या है कि वो हाइट सबके बहुत बराबर है, तो उस हाइट को करने के लिए उसको थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस चलना पड़ेगा, ये चीज़ यहाँ तक है। और कम कर देंगे तो उसको और डिस्टेंस ज़्यादा पड़ेगा। बट कंडीशन वही है कि उसको इतनी ही हाइट पे आके ही कवर करना पड़ेगा, तब भी जाके रुकेगा वो। ये था हमारा। ये हम बोल सकते हैं कि जो हमारे क्या है अनबैलेंस फोर्स है, ये हमारे क्या है यहाँ पे जीरो है, ठीक है। अब बात बात ये है कि प्रैक्टिकली देखा जाए ना, कि बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम अचीव कर पाए इसको जीरो अनबैलेंस फोर्स हो, क्योंकि हमेशा आर्डिनरी में हमारा फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, फ्रिक्शनलेस है। बट एक्चुअली हमारे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लियर हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। अब देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम हमारा क्या होता है? p इक्वल टू mv होता है, मास इनटू वेलोसिटी होती है। तो रेट कहा गया है, तो रेट मतलब डिफरेंशिएशन क्या जाए, ये फिर रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके ऑब्जेक्ट को प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स से। मतलब जो हमारा फोर्स लगा होता है वो हमारा क्या है, जो भी चेंज हो रहा है किसमें? मोमेंटम में। मतलब मोमेंटम का जो डिफरेंस है p इसको बोलते हैं, वो हमारा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये हमारा यही होता है सेकंड ऑफ मोशन में बोलता है, जो फोर्स हमारा है वो हमारा पोटेंशियल, जो हमारा जो भी हमारा फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू किसको होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, dp अपॉन dt। क्लियर है? जहाँ जो p हमारा क्या है? मोमेंटम। और d क्या बताता है? कि डिफरेंस एक तरीके से। तो t क्या बताता है? टाइम। टाइम के स्पीड हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं मोमेंटम की। कोई भी जो हमारे इम्पैक्ट प्रोड्यूस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो हमारा क्यों होता है? मास का वेलोसिटी का। मास और वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी के जो प्रोडक्ट है बेसिकली, उससे ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मोमेंटम, एम इंटू वी। अब बात करते हैं, अगर मास इंटू वेलोसिटी है तो इसकी यूनिट क्या हुई? मास की यूनिट होती है किलोग्राम होती है, वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो हम बोल सकते हैं मोमेंटम की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होगी। अच्छा, मोमेंटम हमारा डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। हम्म, अगर डायरेक्शन हमारे किस डायरेक्शन में होगी? जिस डायरेक्शन में कोई हमारा जो ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, मतलब कि जो वेलोसिटी का हमारा ऑब्जेक्ट है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हमारा मोमेंटम रहेगा। क्योंकि कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में रहता है, और हमारे फोर्स ही ऐसा होता है तो उसकी वेलोसिटी को चेंज करता है। तो वही हम कह रहे हैं कि हमें जो अनबैलेंस फोर्स हमारा है
वो ब्रिंग करता है, चेंज लाता है किसमें, वेलोसिटी में, किसी ऑब्जेक्ट में। तो हम ये बोल सकते हैं कि यही हमारे फोर्स है, यही फोर्स हमारा प्रोड्यूस कर सकता है, क्या करता है, इसमें चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा आ जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी के फोर्स का होना जरूरी नेसेसरी होता है, किस लिए, तो चेंज कर सके उस मोमेंटम की किसी ऑब्जेक्ट की, जो डिपेंड किस पे करता है, टाइम पे। टाइम किस पे कि हमारा वो मोमेंटम चेंज हो रहा है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है हमारा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है हमारा, तो मान लो कि कोई हमारे क्या ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है m है, और मूव कर रहा है, वो कहाँ पर स्ट्रेट में मूव कर रहा है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी भी u है, और उसको हमने कुछ एक्सीलरेट किया, एक्सीलरेट किया है विद वेलोसिटी v पहुंच गई। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी p u थी, कुछ टाइम बाद इसको हम जब एक्सीलरेट करें, इसकी वेलोसिटी हो गई है v। तो जब u से v हुआ तो कितने टाइम में हमारा हुआ है, मान लो वो टाइम क्या है, t है। और इस तरह में क्या एक्सीलरेशन क्या हमारा हो, उसको जब u से v तो हमें कुछ चेंज हुआ तो उसको एक्सीलरेट करना पड़ेगा, तो वो मान लो एक्सीलरेशन हमारा a है। और ये कैसे चेंज हुआ, बाय अप्लाइंग ए फोर्स f। अगर मान लो पहले हमारे वेलोसिटी u थी, इसका ऑब्जेक्ट का, इसका मास m था, बाद में भी हमारा मास उसका m बाद रहेगा। पहले वेलोसिटी u है, बाद में वेलोसिटी v हो गई। अगर पहले वेलोसिटी u है, पहले इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, उसका हो जाएगा mu हो जाएगा पहले का ऑब्जेक्ट का। तो बाद में हमारा क्या हो जाएगा, बाद में हमारा तो भी हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये तो हमारे मोमेंटम आ गए कि हमारा इनिशियल मोमेंटम है और फाइनल मोमेंटम है। चेंज क्या हो जाएगा मोमेंटम में, p2 माइनस p1 हमारा जो भी हो जाएगा। p2 हमारा क्या है, mv लास्ट वाला है, मास इंटू वेलोसिटी, बाद वाली वेलोसिटी है, माइनस mv। mv क्या है, हमारे इनिशियल वेलोसिटी। तो इन दोनों में देखा जाए तो हमारा mv माइनस mv हो गया है। इसमें से हमने m मास को कॉमन ले लिया, तो हमारा क्या हो गया, v माइनस u आ गया है। अब ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा चेंज आया है, चेंज इसमें मोमेंटम में आया है। अब न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ फोर्स, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, कि जो भी हमारा फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब जो मोमेंटम चेंज हो रहा है किस टाइम पे, इस पे तो हमारा यही होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो क्या हो, ये तो हमारा रेट चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, डेल्टा पी हो गया है, जो कि एम इंटू वी माइनस यू। जब रेट कहा जाएगा मतलब कि हम टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही तो हमारा फोर्स होता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि यही हमारा एफ है, प्रोपोर्शनल टू एम इंटू वी माइनस यू होगा। अब हमें क्या करना है, प्रोपोर्शनल हटाना है। जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे फिर कांस्टेंट क्या आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू के एन इंटू में वी माइनस अपॉन टी। अब ध्यान से देखा जाए, इस फॉर्मूले में जो लिखा है के एम, जो बच गया बी माइनस यू इंटू टी, ये हमारा एक्सेलरेशन है। क्या हमारा होता है एक्सेलरेशन, इसको कहते हैं वी माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन यही तो होता है कि चेंज इन द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पहले क्या है, वी, पहले यू थी, बाद में वी हो गई है। तो वी बाद में जितनी ज़्यादा होगी क्योंकि एक्सेलरेट किएगी हम, तो वी माइनस यू अपॉन टू हमारा ये क्या, वो उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन, बोलते हैं एक्सीलरेशन बोलते हैं। और एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होती है, बात की जाए तो वेलोसिटी में क्या होता है, मीटर पर सेकंड इसका है। मीटर पर सेकंड भी क्या हो गया, माइनस मीटर पर सेकंड है। तो अगर हम माइनस कर रहे हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हमारा फाइनली मीटर पर सेकंड ही रहेगा। लेकिन अपॉन में क्या है, टाइम सेकंड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड अपॉन में आ जाएगा। फाइनली ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सीलरेशन की वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है कि वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर बी माइनस सी होता है, एफ इक्वल टू कह सकते हैं कि एम ए होगा, जहाँ हमारा के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और ए क्या है, बी माइनस सी अपॉन में टी है। तो अगर हम बात की जाए तो हमारा एफ इक्वल टू के एम ए आ गया है। तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट उसकी नहीं होगी, तो उसको हम हटा देते हैं फिलहाल के लिए। तो हम कह सकते हैं कि हमारा एफ इक्वल टू क्या हो गया, प्रेजेंट में हमारा एम ए हो गया। अगर एम ए हो गया है तो इसका यूनिट क्या होगी,
एम हमारा मास है, मास का हमारा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है हमारा। फिर क्या है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का हमारा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। फोर्स से क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और न्यूटन ने इसको डिराइव किया तो उनके नाम पे न्यूटन है। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा 1 मीटर होता है वो हमारा क्या होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा होता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए कि वर्ल्ड ऑफ फोर्स हमारा क्या होगा, वर्ल्ड हमारा फोर्स कब होगा, जब हमारा कितना हो, एक्सीलरेशन कितना हमारा हो, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ये हमारा एक्सीलरेशन हो गया है। और ये नॉइस होता है। और ये फिर जिसका ऑब्जेक्ट हमारा कितना हो, मास कितना हमारा हो, 1 किलोग्राम मास हो। ये साउंड बहुत आ रहा है, म्यूट करेंगे क्या? ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1 यूनिट ऑफ फोर्स हमारा क्या हो जाएगा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 किलोग्राम है और उसको हम एक्सेलेरेट कर दे कितने, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो उसमें जो फोर्स लगेगा वो हमारा होगा 1 यूनिट का। क्लियर है? यहाँ एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे मान लो हम जो कैच करते हैं कोई सारी फास्ट मूविंग बॉल आ रही है, तो फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल होती है, जो फील्डर होता है ग्राउंड में, वो अपने आप को धीमे धीमे अपने हाथ को पीछे करता है, बैकवर्ड करता है। ठीक? क्यों ऐसा करता है, क्योंकि उससे क्या होगा, जो टाइम हमारा होता है, क्योंकि फील्डर के पास वो अपना टाइम इंक्रीज करता है। ठीक? टाइम ड्यूरिंग द हाई वेलोसिटी, क्योंकि जब में बॉल आ रही होती है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन जब हमें मिली सेकेंड डिफरेंस है कि हमने हाथ पीछे किया, उसमें मिली सेकेंड में इस बॉल की जो स्पीड है उसमें कुछ कम हो जाएगी। तो उसमें क्या, जो मूविंग बॉल है उसकी स्पीड हमारी डिक्रीज टू धीमे धीमे जीरो रहती है। तो हमने बॉल पकड़ा है, सिंबल उसको जीरो हो गए, तो वो अपने हाथ को पीछे करते हैं ताकि उसके मोमेंटम में फॉलो करें। तो उससे क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम है बॉल में बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम हाथ को पीछे नहीं करेंगे तो हमें क्या होगा, पाम जो है हथेली होते हैं फील्डर की, उसमें चोट लग जाएगी। तो ये क्लियर हो गया है कि जब भी कोई फील्डर होता है वो अपने हाथ को पीछे क्यों करता है, ताकि उसको चोट ना लग जाए। अगर वो पीछे नहीं करेगा तो चोट लग जाएगी, चोट क्यों लग जाएगी, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है और मोमेंटम सडनली जीरो नहीं होता है, उसमें टाइम लगता है कुछ। क्लियर है? इसमें कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो तक। एनी डाउट आई विश यू जस्ट। No, sir. अब क्या देखते हैं कि जो हमने फर्स्ट ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है उसको हम एक्सप्रेस करेंगे किसके, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के फॉर्म में। अच्छा देखते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा था कि एफ इक्वल टू हमारा क्या होता है, ये होता है, और ए क्या होता है, बी माइनस यू अपॉन पी हमारा होता है। तो इससे देखें तो एफ चुट्टी हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स इनटर्न क्या हो जाएगा, एम बी माइनस एम यू हो जाएगा। अब बता दो, ये तो हमने, ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है ये किससे निकालना है, ये हमने सेकंड ऑफ मोशन से निकाला कि नहीं, बता दो हमारा क्या है, सेकंड ऑफ मोशन है कि नहीं है। तो इस अब इस सेकंड ऑफ मोशन है। अब मान लो हमने इसमें क्या किया, जो फोर्स हमारा था एक साइड में जीरो कर दिया है, एफ को जीरो कर दिया है, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, v इक्वल टू आज यू आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। जब हमने Uh, एफ को जीरो करेंगे तो v इक्वल टू यू आ जाएगा। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, अच्छा, कि जब भी हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, मतलब फोर्स जीरो है, तो उस समय जो फाइनल वेलोसिटी होगी और जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो बराबर होगी कि नहीं होगी, उसमें टाइम जितना भी लगा हो। अगर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलो, अब इसको थोड़ा उल्टा पकड़ा जाए, एक मिनट पानी पी लो। हाँ, कंटिन्यू करते हैं हम। यहाँ पे हमारे एफ टी अगर इक्वल टू एम बी माइनस एम बी हो गया है, और हमने यहाँ पे एफ इक्वल टू जीरो किया है, तो हमारा वी इक्वल टू यू आ गया है, वी इक्वल टू यू आ गया है। अब इसमें तुम टाइम कितना भी रखो, अगर फोर्स जीरो है तो टाइम कितना भी हो, तो वी इक्वल टू यू हमारा है, कुछ भी हो। अब कुछ भी रख लो, एफ अगर जीरो कर दिया है तो वी इक्वल टू यू आएगा ना हमेशा। टाइम कुछ भी रखो, क्योंकि टाइम के साथ, अगर फोर्स आपका जीरो है तो ये मल्टीप्लाई होकर टाइम के साथ कितना भी हो वो जीरो ही हो जाएगा। तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में तो बराबर हो गई।
अब सोचने की बात है कि फाइनल वेलोसिटी हमारा v है और इनिशियल वेलोसिटी भी हमारा u है, दोनों बराबर है। मतलब क्या हो कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा है, या तो अगर मूव कर रहा है तो वो उसी स्पीड से मूव कर रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। ये बात समझिए कि नहीं है ये? हम्म? यस सर। मतलब क्या होना कि जो ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है किससे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो वेलोसिटी वही रहे उसकी। ठीक, अगर u है थ्रू आउट द टाइम t कुछ भी हो वो u ही रहे। क्लियर है? अगर u जीरो है तो v भी जीरो रहेगा। मतलब क्या बोलना चाहता है कि जो ऑब्जेक्ट हमारा u की स्पीड से मूव कर रहा है वो हमेशा u ही रहेगा। और जो रेस्ट पे है, जीरो पे है, रेस्ट पे है, किस पे बोलते हैं इसको, रेस्ट पे, तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। कब तक की, कब, जब फोर्स जीरो है। तभी तो ये पॉसिबल है कि नहीं, दो कंडीशन। अगर फोर्स जीरो है तो जो मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करते रहेंगे, और जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही तो बोलता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लेके चले गए थे, और लॉजिक हमने क्या बना दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, चलो। तो हमने फर्स्ट लॉ उस और सेकंड लॉ दोनों पढ़ लिए हैं। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं सिंपली, कि मान लो कोई कांस्टेंट फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं जिसमें मास कितना हमारा है, 5 किलोग्राम का है। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है, 5 किलोग्राम का है, और ड्यूरेशन कितना गया है, 2 सेकंड का ड्यूरेशन दिया गया है। ठीक, तो उसमें क्या कह रहा है, एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है, मतलब फोर्स आया है। अच्छा, अगर फोर्स आया है तो मतलब कि उसकी जो अगर वेलोसिटी मूव कर रही है तो उसकी स्पीड चेंज हो कि नहीं चेंज हो, कितना क्लियर है? ठीक है। तो अगर फोर्स आया है तो पहले मास कितना, 5 किलोग्राम था, ड्यूरेशन क्या है, 2 सेकंड के लिए क्या हुआ, लगाया गया है। तो उससे क्या हुआ, उसकी इंक्रीज हो गई, वेलोसिटी बढ़ गई, कितनी हो गई, पहले 3 थी बाद में हो गई 7 हो गई। मतलब क्या हुआ कि यू हमारा पहले 3 था, बाद में हो गया 7 हो गया, 7 मीटर पर सेकंड हो गया। तो हमें निकालना है कि जो फोर्स हमारा है कितना फोर्स हुआ है, आया है। ठीक, तो हमें फोर्स का, अच्छा हमें जो क्वेश्चन में जो दिया उसको साइड नोट कर लेते हैं पहले तो। इनिशियल वेलोसिटी यू नोट कर ली, फाइनल वेलोसिटी वी नोट कर ली, टाइम 2 दिया गया है, और मास 5 किलोग्राम दिया गया है। हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है, एफ इक्वल टू हमें पता है, क्योंकि हमें फोर्स से निकालना है कि फोर्स हमारे क्या होगा, फाइंड द मैग्नीट्यूड। हाँ, फोर्स निकालना है, फोर्स ये कहा गया, फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम इक्वल टू एफ इक्वल टू एम एम होता है। एम हमें दिया गया है, कितने दिया गया है, एम हमारा 5 दिया गया है। ठीक, अच्छा, ए हमको एक्सेलेरेशन नहीं दिया गया है, लेकिन हमको ए का फॉर्मूला पता है कि v माइनस यू अपॉन टी होता है। ठीक, तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, एफ क्या हो जाएगा हमारा, m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा ये। अब इसको रख लेते हैं। तो m कितना हमारा हो गया, 5 दिया गया है, फाइनल वेलोसिटी 7 है, इनिशियल वेलोसिटी 3 है, अपॉन में टाइम 2 दिया गया है, तो कितना हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4/2, 2 × 2 = 4, कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पर 10। तो 10। यहाँ पे हमारा 10 न्यूटन आ गया है। क्लियर है? यहाँ तक तो क्वेश्चन सिंपल से कहा गया, फोर्स आ गया। अभी क्या कह रहा है कि नाउ इफ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड के लिए, जो फोर्स हमारा है, फोर्स हमारा कितना रहेगा, 10 रहेगा। क्लियर है? इफ 10 न्यूटन है, ये तो हुआ मतलब। ठीक, लेकिन ये फोर्स कब तक लग रहा है, पहले लग रहा है 2 सेकंड के लिए, अब कितने सेकंड लग रहा है, 5 सेकंड के लिए। तो अभी क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी। ठीक, तो फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो हमारा फार्मूला पता है कि एफ इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी होता है। तो हम निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालना है। तो हम जो फार्मूला इसी को खोल लेते हैं, एक फार्मूला रख दिए एम वी माइनस यू। तो क्या निकालना, हमें क्या है, वी निकालना है। और यू हमारा क्या है, यू तो हमारे क्वेश्चन में पहले ही दिया गया ना, कितना था हमारा, 3 दिया गया था, नहीं दिया गया था 3। तो हमारा जो फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, एफ इक्वल टू एम एम होता है। तो एम क्या हो जाएगा, वी माइनस यू होल अपॉन में टी है। अब इसमें से हमको देखो क्या निकालना है, वी निकालना है, इसको निकालना है। अब देखो क्या क्या चीज पता है, एफ पता है, हाँ दिया है 10 न्यूटन, एम पता है, हाँ पता है 2 है, टी पता है, हाँ पता है 5 है, और यू पता है, हाँ पता है 3 है। तो एक इक्वेशन ये आ गई है। इस इक्वेशन में हमको एक चीज नहीं पता है, बाकी सब पता है।
तो जो नहीं पता है उसको निकालना है। तो जिसको निकालना होता है उसको एक तरफ करते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ कर देते हैं। इसमें वी निकालना, तो वी का फॉर्मूला देखते हैं क्या हो जाएगा। वी का फॉर्मूला करने के लिए क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस में अप्लाई कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा एफ टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ टी इंटू एम वी माइनस यू अपॉन यू। अभी क्या हो जाएगा, एफ टी उधर एम मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, एफ टी अपॉन एम इक्वल टू वी माइनस यू। निकालना क्या था, वी था, तो वी क्या हो जाएगा हमारा, एफ टी अपॉन एम प्लस यू। ये फॉर्मूला जो आया बताओ, इसमें किसी को दिक्कत क्या है? ओके, अब इसमें वैल्यू रख देते हैं चलो। एफ हमारा कितना दिया गया है, 10 आ गया था। टाइम कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। मास कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। मास कितना हमारा है, मास 5 है। तो प्लस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 3 है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो, 10 3 13। 13 में वेलोसिटी है कि 13 मीटर पर सेकंड। बताओ क्या क्वेश्चन टफ था, बट लॉजिक। फॉर्मूला हमारा एक ही है, एफ इक्वल टू में और ए इक्वल टू वी माइनस यू इंटू टी। क्वेश्चन पढ़ो, जैसे दे वैसे करते जाओ, अपने आप हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। पूछ रहा है कि किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा। एक क्या लगा है, एक्सेलेरेट करना है 2 किलोग्राम मास का, 2 किलोग्राम मास किस स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड से। दूसरा क्या है, 4 किलोग्राम मास का है लेकिन स्पीड क्या है, 2 मीटर पर सेकंड से। तो एक हमारा m1 दिया गया है, दो एक्सेलरेशन दिए गए 5 मीटर पर सेकंड। ये पहला हो गया है। तो हमें हमने पता है कि एफ इक्वल टू क्या होता है, एम में होता है तो 5 × 10, 10 न्यूटन आएगा नहीं आएगा, देख लो 10 न्यूटन आया हुआ है। दूसरा हमारा क्या है कि 4 किलोग्राम और 2 एक्सेलरेशन का है, तो दूसरा फोर्स क्या हो जाएगा, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन। क्लियर है। तो आप देख रहे हो कि दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका मास ज्यादा है लेकिन उस पर हमारा एक्सेलरेशन कम होने से फोर्स हमारा 8 न्यूटन आ गया है। तो फोर्स मतलब पहले में ज्यादा लग रहा है कि दूसरे में लग रहा है फोर्स। हम्म, हेलो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, हाँ फोर्स किस में ज्यादा लग रहा है, पहले वाले कि दूसरे वाले में? पहले और पहले वाले में, ठीक है। तो पहले फोर्स 10 वन, तो पहला फोर्स ज्यादा है दूसरा फोर्स कम है। मतलब क्या हो कि एक्सलेटिंग ऑफ 2 किलोग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकंड, उसमें ज्यादा फोर्स लगेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्या हमारे क्या हमने, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, फोर्स क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, बैलेंस एंड बैलेंस फोर्स पढ़ लिए हम। अभी क्या पढ़ने वाले हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारे क्या बोलता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट करता है, फोर्स लगाता है किस पे, एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो सेकेंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटली एक लगाता है फोर्स, एक फोर्स लगाता है किस पे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक एग्जांपल बताया गया कि ये हमारे क्या है, एक स्प्रिंग है, ठीक। इस स्प्रिंग को हमने खींचा है एक तरीके से, तो पहला ऑब्जेक्ट जो हमारे है फोर्स लगा रहा है, दिख रहा है। ये पहला ऑब्जेक्ट हमारा हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट बी हो गया। एक पर्सन है जब फोर्स अपने हाथ खींच के सिर में लगा रहा है, तो अगर ये लगा रहा है तो ये क्या बोलता है, लॉ ऑफ थर्ड ऑफ मोशन क्या बोलता है कि जो फोर्स लग रहा है एक ऑब्जेक्ट पे, तो उसके अपोजिट दूसरे साइड में इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेगा। सबसे मेन चीज ध्यान रखना है, यह ध्यान रखो कि पहला ऑब्जेक्ट है दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो जो फोर्स लग रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग ही सेम सेम है। तो सबसे मेन पॉइंट क्या है कि दोनों फोर्स हमारा ऑब्जेक्ट जो हमारा जो अप्लाई होते हैं वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होते हैं, एक ही फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे होता है। तो यहाँ पे क्या है, जो क्या बोलना चाह रहा है कि टू फोर्स जो हमें लग रहे हैं ऑलवेज इक्वल होते हैं। बात सुन में आ गई, ठीक है, इक्वल फोर्स है। इक्वल किस में होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड में रहेंगे बट अपोजिट रहेंगे डायरेक्शन में। देखते हैं, एक इधर लग रहा है इधर, तो एक इधर लग रहा है, ठीक है। और जो फोर्स हमारे हैं, ठीक, ये एक्ट करते हैं ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे। एक ए पे लग रहा है, दूसरा बी पे लग रहा है, ऑन नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। सेम ऑब्जेक्ट पे कभी अप्लाई नहीं होंगे कि इधर उधर लग जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दूसरे वर्ड में देखा जाए कि यहाँ पे क्या होता है, एक पेयर ऑफ फोर्स होता है। ये एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, दो फोर्स है।
तो यहाँ पे क्या, टू अपोजिंग फोर्स लगते हैं। ठीक, जब टू अपोजिंग फोर्स लगते हैं तो उसी को बोलते हैं वो एक्शन और रिएक्शन फोर्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर इतना चीज? इसे क्या बोलते हैं? एक्शन और रिएक्शन। तो टू अपोजिंग फोर्स लगते हैं, क्या पॉइंट होगा, जिसके बोलते हैं एक्शन और रिएक्शन फोर्स। और ये एक्ट करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे, कभी एक ऑब्जेक्ट पे चीजें नहीं होंगी। ठीक है, अलग अलग होंगी और अलग अलग फोर्स होंगे। यहाँ पे क्या, पेयर ऑफ फोर्स होते हैं, एक फोर्स नहीं होता है। क्लियर है? नॉट जस्ट वन फोर्स, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। इससे कुछ एग्जांपल देते हैं। तो हमारे एक्शन रिएक्शन या फोर्स क्या है हमारा है। अच्छा एक चीज, अल्टरनेटली उसको कैसे बोल सकते, थर्ड ऑफ मोशन को, कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल और अपोजिट एक्शन, इसी को बोलते हैं थर्ड ऑफ मोशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखनी है हमें कि जो इक्वल अपोजिट एक्शन तो होते हैं, लेकिन ये हमेशा ऑलवेज एक्ट ऑन द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट में होते हैं साइमल्टेनियसली। क्लियर है? पहला एग्जांपल हमने स्प्रिंग का समझ लिया था, खींचने का। दूसरा ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, एक बंदूक से हम बुलेट फायर कर रहे हैं। तो यहाँ जो हमारा ये क्या है, ये हमारा एक पहला ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये एक राइफल हो गया है। दूसरा क्या हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक बुलेट हो गया हमारा, जो यहाँ से निकलेगी। तो एक फोर्स हमारा इधर लगा है बुलेट पे, बुलेट पे जिसका मास क्या है, मान लो एम है, छोटा सा मास है। क्लियर है? तो जितना फोर्स इधर लगा रहा है उतना ही फोर्स इधर लगाएगा। तो अब एक बात बता दो, क्या जब बंदूक चलाते हैं हमको हल्का सा झटका होता है कि नहीं होता है? होता है। होता है कि नहीं होता है? जो बंदूक चलाते हैं उनको पीछे को धक्का क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पे जब बुलेट निकली हमारी, तो उसका जो स्पीड तो बहुत ज्यादा हुई। तो जब उधर इधर लेफ्ट साइड में हमारा बंदूक गोली चली मान लो, तो क्या हमारा जो राइफल है वो भी इतना दूर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, पहले बता दो। जाना चाहिए। हम्म, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? लेकिन ज्यादा है क्या, नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि कंपेयर टू जो हमारा बुलेट है उसका मास बहुत कम होता है, और जो गन होता है इससे कंपेयर में इसका मास बहुत ज्यादा होता है। तो हमें पता है ना, मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन हमारा होता है, क्या होता है, मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन। मतलब कि इसका जो हमारा होगा और इसका मोमेंटम होगा वो हमारा बराबर होगा। क्लियर है? ठीक है। तो अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक, और इसका मास कम है, तो इसका मास ज्यादा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। इसीलिए हमको जो झटका लगता है पीछे को लगता है। अभी मैं बता दूं, अगर बंदूक जो इंसान पकड़ रहा है उसने बंदूक सही से नहीं पकड़ी, कंधे पे रखा है, तो बंदूक अगर झटके से पीछे हुआ तो हो सकता है उसको चोट लग के उसकी हड्डी टूट जाए ना, हाँ, शोल्डर की। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? इसीलिए बहुत ध्यान से पकड़ना पड़ता है। क्लियर है? ठीक, क्योंकि यहाँ पे इक्वल अपोजिट एक्शन लग रहा है। ठीक है, अब एक चीज और देख लो। और हाँ ध्यान रखो, यहाँ जो ऑब्जेक्ट लगा है, जो हमारा फोर्स लगा है, ठीक है, ये हमेशा दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगे हैं। एक बुलेट पे लग रहा है, एक गन पे लग रहा है। एक गन है, दूसरा बुलेट है। उसी प्रकार से मान लो कि पर्सन हमारा ये दिख रहा है, ये जब हम नाव को छोड़ते हैं तो नाव हमारा इस डायरेक्शन में जाती है, एक फोर्स हमारा लग रहा है, और ये मैन इस डायरेक्शन में आगे आ रहा है। ठीक, तो अगर ये मैन आगे जा रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा फोर्स है वो नाव पे लगेगा, तो नाव हमारे इस डायरेक्शन में चली जाती है। क्लियर हो गया है? ठीक है, इसलिए जब भी कोई हमारा सेलर यहाँ से जंप करता है नाव से फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो जो बोट हमारी है मूव करती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एक बात और है, जनरली हमारा क्या होता है कि जो हमारा है ये एक्शन, एक एक्शन और उसका एक रिएक्शन फोर्स होता है, ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। ठीक, बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि जो फोर्स है आपके, ठीक, अभी तक हमने देखा ना कि यहाँ जो भी फोर्स है ये कुछ न कुछ हमारा मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ये मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ये मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है। कि हमने बंदूक गोली मारी तो बंदूक थोड़ी पीछे हो गई, ये हमने इंसान आगे बढ़ा तो बोट पीछे हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा है कि
जनरली हमारा क्या होता है कि हमारा एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, ठीक। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जो फोर्स है वो मे नॉट प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि जो भी हमारा ईच फोर्स है, जो भी फोर्स होता है वो एक्ट किस पे होता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे होता है, ठीक है। लेकिन जो हो सकता है कि उसका मास हमारा डिफरेंट हो। क्लियर है? जैसे एग्जांपल मान लो बंदूक का है, तो क्या जिस स्पीड से बंदूक हमारे आगे निकलती है उसी स्पीड से एक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग बंदूक हमारी जो है वही पीछे होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो हमारा बंदूक है उसका मास बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है? एक्शन रिएक्शन, न्यूटन थर्ड ऑफ मोशन, न्यूटन का थर्ड ऑफ मोशन क्लियर हो गया? हाँ। अगर रिकॉल किया जाए तो सारे, अच्छा इसको कर लेते हैं, फिर पूरा रिकॉल करते हैं एक बार में। अगला हमारा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बताता है कि मान लो हमारे यहाँ दो बॉल है, ठीक। एक बॉल ये है एम, जिसका मास क्या है एम ए है, और जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे क्या है, हमने क्या बोलते हैं यू, अगर ए बॉल है तो यू ए मान लिया है। दूसरा बॉल हमारे क्या है, बी बॉल है, जिसका मास क्या है एम बी मान लिया है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी, यू बी है, ठीक है। तो ये हमारा बिफोर कोलिजन हमारा ये कंडीशन रहती है कि कुछ नहीं है, मास एम है, जिसकी वेलोसिटी जो से मूव कर रहा है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, और इस पे कोई भी हमारा एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। एक दूसरे पे कुछ नहीं कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट मूव कर रहे हैं, ठीक। अब मान लो कि इसमें से हमारी जो है ए बॉल की हमारे क्या है, स्पीड ज्यादा है मान लो कंपेयर टू बी पे, ठीक। तो उस केस में क्या होगा, हमारे दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक की स्पीड ज्यादा है और बी की हमारी स्पीड कम है। तो कुछ टाइम बाद ऐसा होगा नहीं होगा कि ये बॉल जो हमारा बड़ा बॉल, ये बॉल है इसकी स्पीड ज्यादा है, ये पीछे से धक्का मारेगा नहीं मारेगा? ऐसा पॉसिबल है ना? तो ये ए बॉल जब बी बॉल पे धक्का मारेगा इधर, ठीक है, ध्यान रखना, ए मार रहा है बी पे, तो फोर्स क्या हो जाएगा, एफ ए बी हो जाएगा। ये बात आई कि नहीं आई है? ए बॉल बी पे धक्का मार रहा है तो एफ ए बी फोर्स लगेगा। क्लियर है? ए एफ जो फोर्स हमारा कहाँ लग रहा है, ए से बी पे लग रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है हाँ। यहाँ तक? अच्छा, अगर जब फोर्स लगा है हमारा तो ए से बी पे लगा है, तो इक्वल अपोजिट फोर्स लगा, दूसरा बॉल लगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। तो अगर एफ ए बी हमारा ऐसे है तो उसका अपोजिट फोर्स क्या हो जाएगा, बी बॉल लगाएगा, इधर लगाएगा। बी बॉल लगा रहा है तो फोर्स क्या होगा, बी हो गया, फिर बी हो गया, किस पे लगा रहा है, ए पे लगा रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि अगर ए बॉल लगा रहा है बी पे, एफ बी फोर्स हमारा है राइट डायरेक्शन में, तो उसके अपोजिट और इक्वल डायरेक्शन में जो फोर्स हमारा इधर लगेगा वो क्या लगेगा, एफ बी ए लगेगा कि नहीं लगेगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर? यहाँ तक बता, कोई डाउट हाँ। बताओ। नहीं। ठीक है। तो अब क्या हुआ, पहले हमारा बॉल अलग अलग थी, अब क्या हुआ, सिर्फ फोर्स लगा हुआ है, ठीक। तो फोर्स लगा है तो उसमें टकराएंगे, फोर्स लगा है, वेलोसिटी थी, तो उनमें कोलिजन होगा कि नहीं होगा? और कोलिजन के बाद क्या होगा, उनकी वेलोसिटी चेंज होगी नहीं चेंज होगी, बता दो। उनकी वेलोसिटी मान लो अभी क्या होगी, पहली बॉल की वी ए हो गई और दूसरी बॉल की वी बी हो गई है। तो अगर ऐसा है तो मान लो मोमेंटम, अब हम बात करते हैं मोमेंटम की, ठीक है। मोमेंटम हमारे पहले वाले का क्या है, एम यू फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है मोमेंटम का, पी इक्वल टू एम वी बोलते हैं बेसिकली, मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर पहले बॉल जो हमारा है उसका मास मान लो एम ए है, और दूसरा बॉल क्या है, पहले बॉल का ही मास क्या है, वो वेलोसिटी क्या है, यूए है। क्लियर है? और दूसरी बॉल की क्या हमारी हो जाएगी, अच्छा ये तो हमारी हो गई, ए बॉल की हमारी हो गई है, ठीक, बिफोर कोलिजन। जब कोलिजन हो गई तो उसकी वेलोसिटी क्या हो हमारी हो गई है, मास तो उसका चेंज होगा क्या, नहीं रहेगा, मास उसका वही रहेगा, एम ए रहेगा, लेकिन जिसकी वेलोसिटी है चेंज होगी कि नहीं होगी, ये बता दो यहाँ तक कोई दिक्कत कि नहीं दिक्कत? यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं। नहीं? अच्छा, तो हमारा पहले बॉल की बात करते हैं, सिर्फ दूसरे बॉल की बात नहीं कर रहे, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो पहले, अब बात करते हैं कि यहाँ फोर्स क्या लगा होगा। जो फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो होता है कि नहीं होता है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल ए क्या होगा, फोर्स एफ ए बी होगा कि नहीं होगा, बता दो। होगा। एफ ए बी, फोर्स ए ऑन बॉल बी। क्लियर है? तो फोर्स कौन लगा रहा है, ए बॉल लगा रहा है, तो मास किसका रहेगा, एम का रहेगा।
क्या होता है फॉर्मूला, ठीक। ये हो गया। तो रेट ऑफ चेंज मोमेंट क्या होगा, वेलोसिटी चेंज का डिफरेंस लेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी वी ये होती है, वी माइनस यू अपॉन टी। ये फोर्स का फॉर्मूला समझ आया कि नहीं आया, कि बॉल ए पे क्या होगा नहीं होगा, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई नहीं। डाउट। ये फॉर्मूला अच्छा है। अगर ये एफ ए बी है, तो उसी प्रकार से दूसरा वाली बॉल लगाएगा, फोर्स लगाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन में टी। हाँ। सिमिलरली जैसे लिखा है उसी प्रकार से भी हो जाएगा। तो हमने अभी तक क्या निकाल लिया, दोनों जो बॉल थे उनके हमने फोर्स निकाल लिए हैं। और हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले ही, ठीक, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि हमारा एफ ए बी जो बॉल है वो एक्सल्ट करेगा, ए अगर फोर्स लग रहा है, इस पे भी लग रहा है, तो बी भी हमारा एक फोर्स लगाएगा। तो हमने कहा था उसका मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो अब जो फॉर्मूला ऊपर हमने निकाला था फोर्स का, यहाँ रख देते हैं। एफ ए बी फोर्स क्या हो जाएगा, एम ए इंटू वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, इक्वल टू, वहाँ माइनस डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है। मास क्या है, एम वी है। तो वी बी माइनस यू बी, वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी ये है, और इनिशियल वेलोसिटी ये है, अपॉन में टी। अब दोनों में क्या होगा, टाइम से टाइम कट जाएगा नहीं कट जाएगा, बता दो। टाइम से टाइम कट जाएगा। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, उसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, एम ए इंटू में वी ए माइनस एम ए इंटू यू ए, इक्वल टू माइनस एम बी इंटू वी बी। अभी क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चाहे प्लस हो जाएगा तो प्लस कर दो इसको। ये क्या हो जाएगा, एम बी इंटू यू बी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी है उसको पास कर लेते हैं यू वाले को। तो क्या हो जाएगा, ये है निगेटिव में दिख रहा है, ये निगेटिव को हम उस साइड लेके जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारे, हाँ, और इसको जो नेगेटिव उसको इधर लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एम ए इंटू वी ए प्लस एम बी इंटू वी बी, इक्वल टू एम ए इंटू यू ए प्लस एम बी इंटू यू बी। यहाँ तक बताओ किसी को डाउट। नहीं। नहीं। ओके। अब अगर ऐसा हो गया है, तो देखा जाए तो ये एम ये क्या हमारा मोमेंटम है कि नहीं है, पहले बॉल का मोमेंटम है कोलिजन के पहले का यूए है, और ये क्या है, दूसरे बॉल का मोमेंटम है कोलिजन के पहले, है कि नहीं। तो इधर क्या है, ये भी मोमेंटम है, लेकिन ये बाद वाला है पहले बॉल का, ये भी बाद वाला है। तो हम ये बोल सकते हैं कि टोटल जो मोमेंटम बिफोर द कोलिजन जो पहले था हमारा, नहीं, बिफोर बिफोर और आफ्टर द कोलिजन, मोमेंटम हमारा बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा, इतना बात समझे कि नहीं, कि मोमेंटम जो हमारा पहले था कोलिजन के पहले, वही हमारा बाद में रहेगा। मतलब कि बॉल हमारी ये 20 फीट से जा रही थी, पहली बॉल दूसरे बॉल पर टक्कर मार दी, टकराने के बाद ये हमारे से जो मूव कर रही थी, तो इसका मोमेंटम पहले दोनों ओवरऑल, पहले वाले का कोलिजन के बाद भी हमारा वो वही रहेगा। क्लियर है। हाँ। हम्म। ऐसा नहीं कि हमारा जो वेलोसिटी मान लो यू से वी हो रही है, मान लो ये ज्यादा हो रही है, दूसरे बॉल का हमारा कम हो जाएगा फिर। क्लियर है, ये चीज बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो टोटल मोमेंटम दोनों बॉल के हमारे हैं, वो अनचेंज रहेंगे या फिर कंजर्व रहेंगे, जिसको बोलते हैं। कब तक कि जब तक कि हम कोई अलग से फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा रहे हो। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया है, क्योंकि जो हमारा फोर्स लगा है वो एक्स्ट्रा फोर्स थोड़ा है, वो तो बॉल के कारण लगा है ना। क्लियर है। तो इसी हाँ। को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर है। तो ये हमारा जो चैप्टर था, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। अब क्या करते हैं कि चलो आओ एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। चलो इसी पे आ जाओ, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने ये न्यूमेरिकल किया हुआ था, चलो फिर से कर लेते हैं। नहीं, ये वाला किया है, दूसरा कर, ये तो कर चुके ना क्वेश्चन, ये हो गया ना, मास ऑफ राइफल बुलेट वाला हो गया ना क्वेश्चन, ये तो हाँ। कि फिर से करना है, कर ले। नहीं 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 नहीं। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन 4 फिर क्या बोल रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास क्या है, एक का मास 100 ग्राम है और दूसरी क्या है 200 ग्राम है। तो m1 क्या है, 100 ग्राम हमारा है, तो ग्राम में लिखा गया तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिया तो 0.1 किलोग्राम हो गया। दूसरा मास हमारे क्या है 200 ग्राम है, 200 ग्राम हमारा है तो क्या क्या हमने 0.2 ग्राम हो रहा हो गया है, 0.2 ग्राम। अब क्या कह रहा है, ये हमारा मूव कर रहे हैं along द सेम लाइन, एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं दोनों हमारे, ठीक, एक ही लाइन में और डायरेक्शन भी वही है, एक ही लाइन में और एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन इनकी वेलोसिटी क्या है, एक की 2 मीटर पर सेकंड है और एक की 1 मीटर पर सेकंड है। तो पहले की वेलोसिटी क्या है u1 की क्या है 2 मीटर पर सेकंड है, और दूसरे ऑब्जेक्ट क्या है 1 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब कह रहा है कि दे कोलाइड को टकरा गए हैं, ठीक, और आफ्टर द कोलिजन फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव करता है इस वेलोसिटी से मूव करता है। अगर पहला ऑब्जेक्ट मूव करता है तो मतलब ये बाद वाली वेलोसिटी होगी कोलिजन के बाद, तो ये क्या हो जाएगा v1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो हमको दूसरी वेलोसिटी निकले कोलिजन के बाद क्या होगा, इतना क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है? क्वेश्चन हाँ। समझ में आया? ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमारा मोमेंटम जो हमारा है, मोमेंटम हमारा कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम अगर हमारा कंजर्व रहेगा तो मोमेंटम के पहले हमारी वेलोसिटी क्या था, पहले बॉल का m1u1 है और दूसरी बॉल का m2u2 इक्वल टू, ये क्या होता है बिफोर कोलिजन इक्वल टू आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम बराबर होगा। तो पहले मोमेंटम क्या हो रहा है, वो हमारा पहले बॉल का m1u1 है, दूसरे बॉल का क्या हो गया m2u2, क्लियर है। बाद में क्या हो गया, वेलोसिटी जो u थी वो v हो गई है m1v1 प्लस m2v2। ये बता दो यहाँ तक फॉर्मूले में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ठीक है। अब जो वैल्यू दी गई है इसको नोट कर लेते हैं। m1 क्या है 0.1 है, इंटू u1 क्या है 2 है, m2 0.2 है, u2 1 दिया गया है, इक्वल टू m1 क्या है मास वही रहेगा, मास चेंज हो गया तो 0.1 रहेगा। वेलोसिटी हमारी चेंज हो गई है कितनी 1.67 हो गई है, मास हमारा इसके 0.2 रहेगा और वेलोसिटी हमको निकालनी है, ये हमने v2 लिख दिया है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 इंटू टू क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, 0.2 इंटू 1 0.2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 1.61 0.161 हो जाएगा, इक्वल टू 0.2 इंटू v2 हो गया है। अभी क्या करेंगे, इधर जो सॉल्व करना है इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 प्लस 0.2 0.4 हो गया है। ये 0.161 को हमें इस साइड लेके माइनस लेके आ गए हैं तो क्या हो गया था, बच गया 0.2v2। 0.2v2 हमारा दिएगा तो v2 क्या हो जाएगा 0.04 माइनस का 0.161 होल अपॉन में 1.2। इसको सॉल्व करने पर हमारा जो आ रहा है 1.16 मीटर पर सेकंड आ गया है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? तो ये हमारी वेलोसिटी होगी सेकंड ऑब्जेक्ट की। यहाँ सबसे मेन चीज ध्यान रखना है कि जो हमारी यूनिट